खेलेंगे मेरे साथ साथ। NNP बराबर GNP माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास का जो वैल्यू है वो इसमें से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। वो ये मान के चलता है कि आपको ये आता है। क्या मान के चलता है? ये आपको आता है। अगर जैसे ही वो पूछ लेगा, जैसे ही सामने वाला आपसे पूछेगा कि लागत क्या है, तुरंत आप सोचेंगे लागत क्या है, ये तो मुझे पता है। फिर आप इधर उधर की बातें करेंगे। भारत सरकार ने बाजार मूल्य पर GDP का अनुमान लगाना शुरू किया था, बाजार मूल्य पर, ठीक है। हाँ, आमतौर पर कारक लागत का उपयोग आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें से सब्सिडी हटा देते हैं, सब्सिडी हटा देते हैं। हाँ, NFI लिखेंगे आप। NFI का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो रियल वृद्धि नहीं है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। वहां पे इन्फ्लेशन उसके साथ ही आ गया है, यानी कि वस्तुओं की जो कीमत बढ़ी है उसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ी है, ऐसा दिखाएगा। लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आपको और मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट की नहीं, मैं पूरी इकोनॉमिक्स को आपको इसी तरीका से बेसिक से लेकर के समझाऊंगा। तो विकासशील देश के अंदर डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, याद रखना। यानी कि डिमांड ज्यादा होगी, आपूर्ति होती नहीं है, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं उनके पास में प्रोडक्शन के जो कारक होते हैं वो वैसे ही कम होते हैं। हुआ है, ये नापता है जीडीपी में कितना बदलाव हुआ है, ये कौन मापता है? जीडीपी डिफ्लेटर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक नेशनल इनकम, लेक्चर 4 है और यूनिट 1 है। और आप यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे सामान्य निवासी। पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्टार या फिर बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं सामान्य निवासी। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से ऐसे आपको करा रहा हूं, बेसिक से एडवांस हम कराएंगे। कोई भी व्यक्ति इस दौड़ में पीछे ना छूटे, ये मेरा कंसर्न है, ये मेरी चिंता का विषय है कि कोई भी व्यक्ति इस दौड़ में पीछे ना छूटे। इसलिए मैं बहुत बारीकी से और बहुत बेसिक स्तर से इसे लेकर के चल रहा हूं। तो आप मेरे साथ चलेंगे और जो मैं चला रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरे बच्चों के लिए भी, अगर आपको टाइम हो गया है, आपको ये आते हैं, वीडियो को स्किप करके आगे थोड़ा देख सकते हैं। अगर क्योंकि जो भी बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है यूपीएससी के विषय में, या फिर जिन्हें खासकर इस विषय यानी कि इकोनॉमिक्स के विषय में कुछ नहीं पता है, उनके लिए मैं यह जो व्यवस्था मैंने की है कि एकदम बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप पहले लिखेंगे सामान्य निवासी आखिर है कौन। सामान्य निवासी हम कैसे कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट लिखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट। आप इसी के अंदर आप लिखेंगे ABC करके लिखेंगे। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है, यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आमतौर पर किसी देश में रहता है, ठीक है, किसी देश में रहता है जिसका आर्थिक हित उस देश में निहित है। समझ गए? जिसका आर्थिक हित उस देश में निहित है। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो सामान्य निवासी कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में। अब व्यक्ति और सिटीजन में आप अंतर समझ रहे होंगे। व्यक्ति तो सामान्य एक कॉमन टर्म है, वो किसी के भी लिए यूज हो सकता है। जबकि जो सिटीजन है वो क्या है? वो एक ऐसा टर्म है जो किसी देश से संबंधित है। अब हो सकता है कि वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है वो अमेरिका का सिटीजन हो, जापान का सिटीजन हो, चाइना का सिटीजन हो। इसलिए सिटीजन अलग है और जो हम व्यक्ति बोलते हैं, व्यक्ति तो कॉमन टर्म है, किसी के भी लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आप समझेंगे कि सामान्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो किसी अन्य देश में रह रहा हो। आगे लिखेंगे इसी का सेकंड पॉइंट में, सामान्य निवास में शामिल दोनों हैं जो मैंने आपको बताया है, नागरिक और यानी कि नागरिक और गैर नागरिक। सामान्य निवास में दोनों शामिल हैं। कौन कौन? सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे बी में, सामान्य निवास में शामिल है कौन कौन? यानी कि नागरिक और दूसरा है गैर नागरिक।
ठीक है, ये दोनों आते हैं सामान्य निवास में, ये दोनों आ जाते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, जो मैं हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर देता हूं कि आपको जो नोट्स हैं वो की टर्म में बनाने हैं, ना कि जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं उस तरीका से। बड़े शॉर्ट टर्म में आपको, और साथ ही साथ में शॉर्ट टर्म में बनाने, और जहां तक हो सकता हो आप पाई ग्राफ, बार ग्राफ, माइंड मैप, इस तरीका से कुछ अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं कि भाई मैं इसे ऐसे नहीं, इस तरीका से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, ये आप ध्यान रखें, है ना। हाँ, तो ये अभी से आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाकर के तुरंत आपका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर पैराग्राफ में लिख रहे थे, वहां बुलेट पॉइंट में लिखना प्रारंभ कर देंगे, या आप यहाँ बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ में लिख रहे थे, वहां जाकर के आप तुरंत ही एक माइंड मैप बनाने लग जाएंगे। नहीं, ये एक अभ्यास का विषय है, और जैसा आप यहाँ पर करते हुए जाएंगे समय के बाद में आपकी प्रेजेंटेशन वही बनने वाली है। तो आपको जो मैं लिखा रहा हूं, तो उस टाइम पर जल्दीबाजी नहीं करनी है कि नहीं एक्स, मिस्टर एक्स तो पीडीएफ दे रहे हैं, उनका वीडियो देखेंगे। वो छलावा है, वो जो मैंने आपको बताया एक जाल है, मकड़ जाल जिसे हम बोलते हैं, वो फेंका गया। अब आप उसके अंदर गए तो फंस जाएंगे, और अपनी साल 6 महीना, और साथ ही साथ 1-2 अटेम्प्ट, और साथ ही साथ कुछ लाख रुपए भी आप गंवा करके लौटेंगे। इसलिए बेहतर है, अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। इससे बेहतर मेरे अपने अनुभव में, क्योंकि मुझे इस बात से कोई ये नहीं है कि मैं किसी का आलोचना करूं या नहीं, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं इससे बेहतर नहीं है। ना तो कंटिन्यूटी के मामले में बेहतर है, ना कंटेंट के मामले में बेहतर है, ना प्रेजेंटेशन के मामले में बेहतर है, ना पेडागोगी के मामले में बेहतर है। इससे बेहतर नहीं है। अगर मैंने आप, और फिर इंटीग्रेशन भी मैं आपको, जैसे मैं बोल रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेशन, इन सारी बातों को अगर आप मिला लेते हैं तो इससे बेहतर नहीं है। अनुभव के अनुसार बोल रहा हूं। अगर आप वही है फिर लहू लहान होकर के लौटे तो फिर क्या लौटे, लौटना है, आप समझ रहे हैं भाई, चोट खा करके आप अगर लौटते हैं तो क्या लौटना हुआ, वो जो क्षति हो गई है उसको तो भरपाई आप कर नहीं सकते। तो जो अनुभवी व्यक्ति बोल रहा है बिना किसी लालच के, अगर मेरा भी कोई लालच होता तो फिर मैं आपको उसी तरीका से चिकनी चुपड़ी बातें आपसे करता, नहीं करता। हाँ, तो इसलिए चिकनी चुपड़ी जो बातें करता है वो कहीं ना कहीं आपको जहां ले जाना चाह रहा है वहां लेकर के चला जाएगा। तो जब भी कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे तो थोड़ा सतर्क हो जाए, ठीक है। और उसका पेड कोर्स और हो साथ में, तो फिर तो बिल्कुल सतर्क हो जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य है आपको अपने पेड कोर्स तक लेकर के जाना। बस जो कंटेंट वो दे रहा है ना, वो कंटेंट जो वो पेड में प्रोवाइड कराएगा उससे बहुत बेहतर है अगर जो फ्री में दे रहा है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे, ना तो वहां पर कोई आप वहां का जो मैनेजमेंट है वो ढंग से पाएंगे, कंटेंट में भी कोई जान नहीं होगी, आपको पता नहीं है कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ा रहा है, कहां से पढ़ा रहा है, कहां से शुरू करेगा, कहां खत्म करेगा। 2-2.5 घंटे के लेक्चर में 20-20 मिनट की भी आपको सामग्री मिलेगी नहीं। आप करेंगे क्या, आप पूछेंगे तो आप पर डांट और पड़ेगी, ये हिंदी माध्यम के आ जाते हैं, इन्हें कुछ आता है नहीं, मैप देखना इन्हें नहीं आता, इकोनॉमिक्स इन्हें नहीं आती, और ज्योग्राफी इन्हें नहीं आती, एनवायरमेंट तो बिल्कुल नहीं आता, साइंस टेक की तो इन्हें समझ ही नहीं है। भाई इस तरीका की बेइज्जती क्यों करा रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें समझाने का प्रयास करें। आज नहीं समझ में आएगा, मैंने जैसा हमेशा बोलता हूं, अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती। अगर जल्दी से समझ में आती हैं तो छलावा है, अगर तुरंत समझ में आ गया ना, हाँ, फर्स्ट इनसाइट लव, वो फर्स्ट इनसाइट लव जो होता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसीलिए सब चीजों में स्थिरता होनी चाहिए, स्थिर बोलते ना, हाँ, वो होनी चाहिए। तो अगर आप मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में जिद है, ठीक है, तो आपके जो सपने हैं वो सच्चाई में बदल जाएंगे। अगर आप में जिद है, और जिद किस चीज की है, करने का। अगर आप किसी गलत के हाथ लग गए तो फिर जिद कुछ करेगी क्या। आपको जाना कहीं, यार आप पहुंच गए कहीं, तो तेज दौड़ने से भी होना क्या है, आप गलत ही डायरेक्शन में निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, जितना मैं यहां बता रहा हूं उतना आप समझेंगे, मेरे तरीका से चलेंगे। पीडीएफ बहुत खेल लिए अब तक, पीडीएफ का खेल चल रहा है ना, हाँ, पीडीएफ बहुत खेल लिए। अब जो वास्तव में यूपीएससी के लिए चाहिए वो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, वो आप मेरे साथ चलेंगे। जल्दीबाजी कुछ नहीं है। आज जितना आपको बोलते उससे पहले तो वो भी नहीं कराएंगे, और ना इतना कराएंगे, ये भी आपको लिख कर दे रहा हूं। जितना मैं यहाँ पे टाइम मैंने दे दिया है उससे पहले वो भी नहीं कराएंगे। जो आपसे बोल दिया है बीच में ड्रॉप नहीं करूंगा। अगर इस पर विश्वास है तो आप मेरे साथ चले, नहीं तो वाकई मर्जी आपकी है, मैं कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जरूर इस दर्द को समझता हूं कि जब 1 साल खराब हो जाएगी और आपका जो लाइफ है वो थ्रेट में पड़ जाएगा कि भाई आपके घर के तो आपसे बोलेंगे कि भाई आप ये सब छोड़ो या तो फिर सिलेक्शन लो, आप करेंगे क्या, वो आपकी सुनने वाले हैं नहीं, है ना, पैसा आपका लग ही गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी उस रियल सिचुएशन को समझ रहा हूं, आप इसलिए वो
ना करें, जो लोग आपको भड़का रहे हैं। आप जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथ आप लग जाएं, बस यही है एकमात्र रास्ता जो आपको तार देगा रास्ता, यानी कि इससे उस पार पहुंचाने का जो मार्ग है यही है। चिकनी चुपड़ी बात है, प्रसिद्ध और मठाधीश, ना तो हम मठाधीश हैं ना हम प्रसिद्ध हैं, हम तो सीधा सा आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जो हमें दिख रहा है कि भाई ये सही है, ये उचित है, वो आपके लिए कर रहे हैं। आगे आपकी इच्छा है, आप क्या करते हैं, लाइफ आपका है, कैरियर आपका है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक इंसान होने के नाते जो मेरे मन में आया वो मैंने किया है और उसको मैं करता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, अपने दिल पे बोझ ना होना चाहिए, मेरे दिल पे ये ना हो कि यार मैं कर सकता था इनके लिए और मैंने नहीं करा। तो जो हम समाज के लिए कर सकते हैं वो करें, सिर्फ भाषणबाजी से तो कुछ होता नहीं। मैं खामोखा आकर के कोई इस तरीका का चैनल चला लेता कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये टीचर क्या कर रहे हैं, फलाना टीचर क्या कर रहा है, ये क्यों कोर्स बेच रहे हैं, उससे होता कि कुछ नहीं। उसका मैं आपको एक अल्टरनेटिव दूं, ये है महत्वपूर्ण कि वो जो करा रहे हैं पढ़ाई के लिए, आपको तो पढ़ाई चाहिए ना, जागरूक होकर के। अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाता तो आप जागरूक हो जाते, फिर करते क्या। अब एक भेड़िया से बचे तो दूसरा तैयार है। एक और कुआ, एक और खाई वाला रास्ता है, तो कुआ में गिरना है, खाई में गिरना तो आपको तय है। तो इसलिए मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको दिया है। आप अब मैं कहूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि भाई आपको मैंने एक ऑल्टरनेटिव दिया है। आने वाले 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद में मैं इस बात को भी कहने लगूंगा कि भाई आपको इनसे बचना है, चाहे किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कहूं, लेकिन मैं कहना प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक अल्टरनेटिव मैंने दिया है। इसीलिए पहले मैं आपको एक पूरा अल्टरनेटिव तो पूरी तरीका से तो कर दूं इसे कंप्लीट, उसके बाद कहने के हकदार हम बनेंगे, सही है। हाँ, कहने से तो कुछ नहीं होता ना, कहने से कुछ नहीं होता। जो लोग कर रहे हैं ठीक है भाई, वो व्यू ला रहे हैं लोग, जाना तो किसी के साथ कुछ नहीं है, व्यू भी लेकर के आ रहे, करेंगे क्या, करना क्या है। मैं ये से कहीं और बात करेंगे मैं कभी इस पे कि करना क्या है, उद्देश्य क्या है, जो मैं पहले बता चुका हूं। लिखेंगे नागरिक, यानी कि इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, नागरिक और गैर नागरिक आ जाते हैं। और नागरिक और गैर नागरिक कौन है, जैसा कि मैं आपको अभी बताया है, और मैं आगे पॉलिटी में इसे पढ़ाएंगे कि नागरिक कौन होते हैं, ये सब बारीकाई से पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझ लें। अब लिखेंगे उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कौन दोनों। मानो कोई जॉन है, जॉन, हाँ मिस्टर जॉन, जो कि एक अमेरिका के नागरिक हैं और वो भारत में रह रहे हैं। भारत में उन्हें एक जॉब मिली हुई है और वो जॉब कर रहे हैं, और जॉब से उनका जो आर्थिक हित है कहाँ है, भारत के अंदर है। और एक भारत का एक व्यक्ति है जिसका नाम है राकेश, और वो राकेश जो है वो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। उनके हित, जो आर्थिक हित हैं, वो कहां पर है, वो अमेरिका के साथ है। इसलिए वो दोनों के लिए ये निवास स्थान सामान्य हो जाएगा, यानी कि वो अमेरिका के सामान्य निवासी होंगे और जो मिस्टर जॉन है वो इंडिया के सामान्य निवासी होंगे, ना कि नागरिक होंगे। ये ध्यान रखना आपको, है ना। ये उदाहरण आप लिख सकते हैं अगर आपको याद रखना है। ठीक है। अब लिखेंगे आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा के विभिन्न उपयोग। मतलब हम जो अपने अभी देखा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, ठीक है, जीएनपी, ये सब हमने देखा है ना प्रीवियस लेक्चर में। तो इनकी उपयोगिता क्या है। हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा के उपयोग लिखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा के उपयोग या उपयोगिता क्या है उसकी। प्रश्न में आ सकता है इस तरीका के कभी भी कोई प्रश्न, या फिर प्रश्न के अंदर हिडन कोई प्रश्न हो सकता है जहां ये पूछा जाए आपसे कि आखिर हमें इनकी उपयोगिता क्या है। जो भी हम पैमाने ये लिए हैं उनकी उपयोगिता क्या है। लिखेंगे विश्व बैंक जैसे संगठनों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की आंतरिक और बाहरी ताकत दोनों को इंगित करता है। समझ गए। हाँ, जीडीपी को नहीं लिया जाता, बल्कि किसको लिया जाता है, जो वर्ल्ड बैंक है। अगर वो किसी भी राष्ट्र की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको अगर वो उसके ऊपर कोई भी डेटा देते हैं तो वो एक पैमाने के रूप में जीडीपी को ना लेकर के जीएनपी को लेते हैं। ठीक है, ताकि क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अर्थव्यवस्था की आंतरिक और बाहरी दोनों जो अवस्था है, ये दोनों जो वीकनेस और जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसको क्या करता है, इंगित करता है।
इंगित करता है। ठीक है, हाँ, इंगित करता है। अब लिखेंगे, आप इन दोनों को बना लेंगे कि जीडीपी और जो जीएनपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस क्या हैं। आप एक इस तरीका से बना लेंगे, सकल घरेलू उत्पाद और एक और बना लेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें इधर से लिखेंगे, आप इधर लिखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जीडीपी, देख लेंगे इसे, इसे क्या बोलते हैं, जीडीपी, और इसे क्या बोलते हैं, जीएनपी, इसे क्या बोलते हैं, जीएनपी। ठीक है, और याद रखना है, विश्व बैंक किसे लेता है अपने जो भी वो आंकड़े प्रदर्शित उन्हें करना है उसके लिए, उसको लेता है जीएनपी को। ठीक है, पहले में लिखेंगे आप जीडीपी, यह किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है ना। हाँ, और जीएनपी में आप लिखेंगे, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं इसलिए जल्दी से करा रहा हूं, जीएनपी में लिखेंगे यह उत्पादन स्थान की परवाह किए बिना उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य को मापता है। अब आ गया समझ में, यानी कि जो आपके यहाँ से लोग कमा करके विदेश में भेज रहे हैं, यानी विदेशी लोग यहाँ रह रहे हैं, प्लस जो विदेशों से हमारे नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, प्लस वो, और जो मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स ऑलरेडी लिखाए थे इसके, वो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो जो आएगा निकल के वो आपका जीएनपी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, याद करेंगे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड, याद आ गया आपको, बताया था ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया था। दूसरा क्या बताया था आपको, और था बाह्य ऋणों पर ब्याज, और था निजी प्रेषण यानी कि प्राइवेट रेमिटेंस। ये 3 मैंने आपको कराए थे। अगर हम इनको भी शामिल करते हैं तो जब आप निकालेंगे इसको एडजस्ट कर करके आप आएगा जीएनपी। अब लिखेंगे जीडीपी में, जीडीपी का ध्यान घरेलू उत्पाद पर है। जीडीपी जो होता है वो एक कंट्री के जो घरेलू उत्पाद है यानी कि उस पर है, फॉरेन नहीं। और जीएनपी का सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन पर भी है, यानी कि जो सामान्य निवासी हैं उन पर भी जो है इसका ध्यान है। आगे लिखेंगे इसी में जीडीपी वाले में, यह देश की अर्थव्यवस्था की ताकत पर प्रकाश डालता है, और यह देश की अर्थव्यवस्था की ताकत यानी कि वो कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है इस बात का डिसाइड जीडीपी से करता है, आंतरिक बात हम कर रहे हैं। और जीएनपी यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश के निवासी अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देता है, यानी कि जो देश का निवासी है वो देश की जो देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन करता है, ये जीएनपी में आएगा। और ये आपको रखा हुआ मिल सकता है पेपर में, ये आप इनको जो मैंने आप ये आपको पॉइंट लिखाए हैं इनको आप ध्यान से याद रखेंगे, यानी कि आपको 1.23 और इस तरह से 4 करके आपको दे देगा, और फिर नीचे लिखेगा कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली या फिर ऑल। तो इस तरीका से आप इन्हें याद रखेंगे, जो बता रहा हूं उसको आप एकदम अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और वही नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं वे, प्लस जो एनसीईआरटी हैं वे, और जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ये, या जो भी मैं ऑल प्रोग्राम लेकर के आऊंगा इसके साथ, बस ये पूरा चैनल। इसके बाद में कुछ भी इसके इतर नहीं पढ़ना है, कुछ भी इसके इतर नहीं पढ़ना, जो यहाँ करा दूंगा सारा कुछ कराने वाला हूं। सीसीआरटी भी मैं देखता हूं आगे जाकर के क्या कर रहा है उसका, लेकिन आपको इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। एकदम लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं अपने पास में, उन्हीं को बार बार दोहराना है, अपने आप पे फेथ रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ज्यादा हाथ पैर मारोगे, उधर से भी कुछ इकट्ठा कर लिया, 50 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और वो कुछ कराने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपसे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि जो यहाँ कर लोगे वो काफी है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। पेपर आने वाला 2024 में ये सारी बातें सिद्ध कर देगा, इसलिए आप मेरे साथ चलते हैं। मैं तो 1-2 लेक्चर ही लेकर के आ रहा हूं ना, हाँ, तो 1-2 घंटे मुझे दे दें, इसमें से 1-2 घंटे दे दें और मेरे तरीका से नोट्स बना करके चले। अब जिनका आप पढ़ रहे हैं उनका पढ़ते रहें, मैं इसे मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आपका पेपर होगा उस टाइम में देखना कि कौन से ऐसे लेक्चर है, कौन सी सीरीज ज्यादा आपके लिए उपयोगी हुई है, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट ईयर से आप देख लेना, ठीक है। हाँ, बस यही कहूंगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, आगे लिखेंगे आप पॉइंट लिखेंगे, ये मैंने लिखा तो ऑलरेडी दिया है, लिखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसे बोलते हैं एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट।
क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इसमें है यानी कि जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, एनएनपी को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो हमने जीएनपी पढ़ा है। जीएनपी का मूल्य ह्रास और हटा देंगे, यानी कि मूल्य ह्रास यदि जीएनपी में से हम हटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यानी कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अब याद आ गया आपको, याद आ गया आपको। जीडीपी जो हमने निकाला था, फिर हमने क्या निकाला था, जीएनपी निकाला था, तो जीडी में से क्या कर दिया था, मूल्य ह्रास। और अब हम एनएनपी निकाल रहे हैं तो जीएनपी में से हम क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास। इसका मतलब क्या है, एनएनपी लिख लेंगे मेरे साथ साथ, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास का जो वैल्यू है वो इसमें से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। तो जीएनपी में से जैसे ही उसका मूल्य ह्रास हटा देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लेंगे। इस पॉइंट में तो आपने यही लिख लिया, ए में। बी में आप लिखेंगे, बी में आप लिखेंगे एनएनपी का उपयोग देश की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, पीसीआई जिसे हम बोलते हैं, यह है, यानी एनएनपी का उपयोग देश की प्रति व्यक्ति आय को खोजने के लिए, को बताने के लिए या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना। हाँ, तो एनएनपी में अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, कुल राष्ट्र की यानी कि टोटल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं, यानी कि सेकंड में आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम आपको निकालना है, तो भाग किस में देंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एग्जाम में रखे हुए मिलने वाले हैं, इनसे प्रश्न आए हैं और इनसे प्रश्न आते रहेंगे। एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं तो एप्लीकेशन के हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो एप्लीकेशन बेस ही आ रहे हैं। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से, उसी लैंग्वेज पर आपको प्रश्न आने हैं। मैं आपको उसी पिच पर बॉलिंग करा रहा हूं जिस पिच पर आपको बैटिंग करना है, यूपीएससी के पिच पर जाकर के। ठीक है, ये पिच एकदम यूपीएससी की है, तो मैं यूपीएससी की तरह से ही बॉलिंग करा रहा हूं आपको, कि आपको उस बॉलिंग को आप किस तरह से खेलेंगे ये आदत आपको बन जाए। ठीक है, हाँ, गुगली है तो गुगली, और स्पिन है तो स्पिन, और फास्ट बॉलिंग है तो फास्ट बॉलिंग, और दूसरा एक है ना दूसरा, हाँ, वो दूसरा भी डालते हैं, तो दूसरा भी आपको खेलना आना चाहिए। तो पीसीआई क्या होती है, जब आप क्या करते हैं, एनएनपी में भाग दे देते हैं, तो यानी कि कुल राष्ट्र की जनसंख्या से। तो जनसंख्या आपने क्या कर दिया, कुल जनसंख्या से आपने कर दिया भाग, और कुल जनसंख्या से भाग करने के बाद में किस में भाग करना है, एनएनपी में। वहां आपको 4 दे देगा, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, और फिर कहेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन ऑफ है। तो याद रखना है कि एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में आपको भाग करना है कुल राष्ट्र की जनसंख्या से, और जो निकल के आएगा वो होगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे छोटा सा एक वर्ड है, लागत किसे कहते हैं, कोस्ट आती है ना, कोस्ट। जब आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने में आपकी एक लागत आती है, तो उस लागत का मतलब क्या है आप समझेंगे पहले इसे, लागत, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोस्ट। क्योंकि ये वर्ड बार बार आने हैं इसलिए मैं इनको साथ साथ एड्रेस करते हुए चल रहा हूं, कि जहां इसकी उपयोग होगा वहां आप इसे समझें। देखो, लागत का पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि अच्छा मैं इसे लिखवा क्यों रहा हूं, मैं आपको बताता हूं इसका जो सही उद्देश्य है। अगर आपका जो मन है ना, मन जो होता है वो ये मान के चलता है कि आपको ये आता है, क्या मन के चलता है, ये आपको आता है। अगर जैसे ही वो पूछ लेगा, जैसे ही सामने वाला आपसे पूछेगा कि लागत क्या है, तुरंत आप सोचेंगे लागत क्या है, ये तो मुझे पता है। फिर आप इधर उधर की बातें करेंगे कि लागत मतलब वो बनाते हैं, ये मतलब शब्द जोड़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो क्या आप ऐसे बोलेंगे, नहीं, लागत आपको बोलना है, तो लागत को कैसे बोलेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाने में जो भी आपका खर्च हुआ है वो क्या है, उसकी कोस्ट है, यानी कि उसकी लागत है। लागत पैसे का वह मूल्य है जिसका उपयोग कुछ उत्पादन या सेवा देने के लिए किया गया है। अगर पैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लागत पैसे का वह मूल्य है जो
उपयोग या उत्पादन में या सेवा में देने के लिए किया गया है। समझ गए आप? वही क्या है, लागत। अब आप लिख लेंगे, क्योंकि लिखा इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि आप, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या है ऐसे ऊपर ना देखें यार क्या था, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आता है तुरंत बताना है। ठीक, हाँ लिखेंगे। और इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि लिखा रहेगा तो एक दो बार आप देखेंगे तो आपके मन में जो है जो ये बस रच बस जाएगा। बस कुल मिलाकर के ये है। हाँ लिखेंगे, लागत पैसे का वह मूल्य है जिसका उपयोग कुछ उत्पादन या सेवा देने के लिए किया जाता है। दूसरा लिखेंगे कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना, कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना कारक लागत या बाजार लागत पर की जा सकती है। कारक लागत या बाजार लागत पर की जा सकती है। ठीक है, तो मूल्य की गणना कारक लागत पर होती है, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और या फिर मार्केट प्राइस है ना। हाँ यानी कि या तो फैक्टर कॉस्ट जो यानी कि आपका जो बना है कंपनी में वो, या फिर बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य और वहां पे अंतर क्या है, कुछ टैक्सेस वगैरह जुड़ जाएंगे, वहां से लाने का ट्रांसपोर्टेशन जुड़ जाएगा, तो मतलब टैक्स और ऐड हो जाएंगे। अगर आपको कारक लागत निकालना है तो आपको ये टैक्स वगैरह हटा देने होंगे शुरू में, जो लास्ट वाले में लगते हैं। और अगर आपको बाजार मूल्य निकालना है तो फिर आपको जो टैक्सेस हैं वो भी जोड़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और छोटे छोटे बहुत सारे हैं वो आपको है जोड़ने होंगे। तो लागत दो तरीका की होती है। अगर अब मैं आपको बताऊं तो लागत क्या होती है, दो तरीका की। एक तो होती है कारक लागत, इसे हम एफसी बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और एक होती है आपकी बाजार लागत, इसे हम बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, हाँ इसे क्या बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में पहला आप डालेंगे, इसे पहला आप कॉपी में लिखेंगे कारक लागत, यानी कि फैक्टर कॉस्ट, और इसके सामने आप लिखेंगे कारक लागत में आप लिखेंगे यह वह लागत है जो उत्पादक को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वहन करनी पड़ती है। यानी कि जो भी मैं हूं या आप हैं, कोई फैक्ट्री आपने लगाई और फैक्ट्री आपने सपोज करो जूते बनाने की फैक्ट्री लगाई है, तो अभी क्या है कि जो आपको उसको बनाने में लगाना है वही क्या है, उसकी फैक्टर कॉस्ट है। अभी आपने कुछ अर्जित इससे नहीं किया है, यानी कि उसका वो एकदम ओरिजिनल मूल्य है, एकदम ओरिजिनल मूल्य है। तो अगर आप उस पर तो बेचेंगे नहीं, क्यों भाई? उस पर बेचेंगे तो फिर आप क्या, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, वो कहावत सुनी है ना। हाँ, तो वो भी किसके लिए, याद करो, पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो लाभ के लिए कार्य करते हैं। याद आ गया पहली लेक्चर में। हाँ, इसीलिए पीछे जो भी मैंने आपको समझाया है वो एग्जाम के लिए जो आसपास का एक क्या होता है ना, एक पेरीफेरी जो होती है उसे डेवलप करने के लिए ये मैंने पहली यूनिट बनाई है। तो पहली यूनिट आप जितने भी लेक्चर होते हैं वो आप देख लिए ना अपने, तो उस विषय की सामान्य समझ पैदा हो जाएगी। और मैंने तो हमेशा कहा कि इसके अंदर कितना यूनिट है, 17 यूनिट है। तो सारी यूनिट आप देखेंगे और इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे, जैसे बोला है वैसे फॉलो करेंगे, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दो यूनिट देख करके, दो चार लेक्चर देख करके आपका काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। इतने में तो मैंने कहा है ना कि समझ में ही नहीं आएगा, इतने में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इत्मीनान के साथ चलना है, इत्मीनान के साथ चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। हाँ, लिखना है कारक लागत में उत्पाद, लिखना दूसरा पॉइंट, कारक लागत में उत्पाद या सेवा के उत्पादन में, कारक लागत में उत्पाद या सेवा के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादन के सभी कारक शामिल होते हैं। तो जो भी कारक हैं वो सारे के सारे यहाँ शामिल होते हैं कारक लागत में। उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, जो मैं ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन क्या क्या थे, भूमि, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और एक जो था वो थी उद्यमिता, यानी कि आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी पावर होती है ना। और एक मैंने बताया था ये भी होना चाहिए। अब ये ही आप कैसे समझ लें कि आप इसे एंटरप्रेन्योर से जोड़ेंगे या कैसे, तो ये होते हैं, पहला होता है भूमि, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कौन कौन से हैं कारक, हाँ उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं, भूमि होती है, श्रम होता है, पूंजी होती है और उद्यमिता होती है। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ शामिल हैं। उत्पादक लिखेंगे नेक्स्ट, यह उत्पादक पक्ष से वस्तुओं की कीमत, यह उत्पादक पक्ष से वस्तुओं की कीमत को दर्शाता है, यह उत्पादक पक्ष से वस्तुओं की कीमत को दर्शाता है, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है, जहां से उत्पादन हुआ है उतना तो उसमें लगा है, ये उसे दर्शाता है।
हाँ, यदि फैक्टर कोस्ट 50 है तो यदि उसका एमपी निकालेंगे तो हो सकता है 70, 80, 90 या 100 रुपए हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा उस पर कितना टैक्स लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन उसका कहाँ से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, ये सब उन बातों पर निर्भर करेगा कि उसका जो मार्केट प्राइस है यानी कि बाजार मूल्य है वो कितना होने वाला है। जनवरी 2015 से भारत सरकार ने बाजार मूल्य पर जीडीपी का अनुमान लगाना शुरू किया था। 2015 से, हाँ, भारत सरकार ने बाजार मूल्य पर जीडीपी का अनुमान लगाना शुरू किया था, बाजार मूल्य पर, ठीक है। हाँ, आमतौर पर कारक लागत का उपयोग आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कारक लागत है उसको उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो बाजार यानी कि जो हमारा आर्थिक विकास कितना हुआ है ये, क्योंकि टैक्सेस वगैरह जो आप लगाओगे तो फिर तो उसकी कीमत तो बढ़नी है, लेकिन आपने उसका जो हाँ वो प्रोडक्शन हुआ वहीं पर उसका देखना है, अभी टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ नहीं जोड़ना, तो वो दिखाएगा आपकी वास्तविक आर्थिक विकास दर क्या है मापने के लिए। जबकि बाजार की कीमतों का उपयोग वास्तविक लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि बाजार की जो कीमतों का उपयोग करा जाता है वास्तविक लेन देन के लिए किया जाता है। ये जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है। और फिर आता है एक एनएनपी बराबर, ये किस पे, फैक्टर कोस्ट पर, बराबर नेशनल इनकम। समझ गए आप, यानी कि एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट होता है वही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। समझ रहे हैं ये बात, यानी कि जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआईए, मैं इसे बता दूंगा अभी, ठीक है। एनएफआईए क्या होता है, जीएनपी जो होता है, जीएनपी बराबर एनएनपी एमपी पर, यानी कि जो मार्केट प्राइस प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से एनएनपी जो होता है फैक्टर कॉस्ट पर, वही क्या होती है, नेशनल। ये आपसे ये वाला जो ये है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो नेशनल इनकम है वो कौन सा है, एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, जीएनपी या जीडीपी। तो इस तरीका से आपको देकर के चार पूछ सकता है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो एनएनपी जो एफसी पर है यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर है, वही क्या है, नेशनल इनकम है, वही क्या है, नेशनल इनकम है। अभी आप आगे लिखेंगे बाजार लागत, क्या लिखेंगे, बाजार लागत, बी पॉइंट है ये। पहला हमने आपको बताया क्या, फैक्टर कॉस्ट कारक लागत, अब देखेंगे बाजार लागत। यानी कि मार्केट प्राइस, मार्केट कोस्ट, एमसी भी बोल सकते हैं, एमपी मार्केट प्राइस, मार्केट कोस्ट, ठीक है। लिखेंगे बाजार लागत, यह वह लागत है जिस पर माल बेचा जाता है, यह वह लागत है जिस पर माल बेचा जाता है। और दूसरा लिखेंगे यह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को कारक लागत में जोड़कर, यानी कि अगर आपको बाजार लागत प्राप्त करना है तो जो कारक लागत है उसमें क्या करेंगे हम, फैक्टर कॉस्ट, देखो ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तब ये प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे इसको, यह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को कारक लागत में, फैक्टर कॉस्ट में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो बाजार लागत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि एमसी या एमपी जो भी है लिखेंगे, एमसी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कारक लागत फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें से सब्सिडी हटा देते हैं, सब्सिडी हटा देते हैं। यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से सब्सिडी को घटाने के बाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आता है। तो आपको मार्केट कॉस्ट पता करना है तो फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर होता है, प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ठीक है। तब आपको ये मिल जाने वाला है। लिख लिया आपने, समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा क्या है, जटिल समझ में आएगा। कारण है कि इसमें कुछ याद करने के लिए ज्यादा है, याद रखने के लिए ज्यादा है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आएगी तो जब मैं ये लेक्चर कंक्लूड करूंगा तो आपके लिए कुछ मैं क्या करूंगा कि राइम मेथड ऑफ द मेमोराइजेशन लेकर के आऊंगा,
और इनको याद करा दूंगा एक छोटा सा चार्ट बना करके कि ये किसके बराबर कौन होता है। बाकी थ्योरी तो आपको याद रहेगी, इनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जीडीपी के बराबर कौन होता है, जीएनपी के बराबर कौन होता है, वहां एफसी है या एमपी है, एमसी है या फिर वो एमसी है या एफसी है, वो है क्या। तो इनमें इनकी जो समीकरण बनते हैं वहां प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये आपको एक लास्ट जब कंक्लूड करूंगा तो वहां पे एक चार्ट बनवा दूंगा। मेमोराइज करने के लिए कुछ जो है राइम मेथड होते हैं मेमोराइज करने के लिए, उनके साथ में आपको कनेक्ट करके इसे याद करा दूंगा। इसके बाद में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लिखेंगे बाजार, हाँ इसका बी सी जो भी पॉइंट है लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे बाजार लागत का उपयोग वास्तविक जीडीपी लेन देन अर्थात बाजार लागत पर जीडीपी। बाजार लागत पर जीडीपी जो होती है वो किसके बराबर होती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आपको पता चल गया इनकी शुद्ध कारक आय, यही बोला ना मैंने अभी, हाँ। पर जीडीपी का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, यानी कि जीडीपी का निर्धारण हम करना चाहते हैं तब इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। हाँ, उदाहरण के लिए रमेश लिखना, उदाहरण के लिए कैलाश 100 रुपए का केक बेचता है। उदाहरण के लिए कैलाश 100 रुपए का केक बेचता है और केक के उत्पादन की लागत 9 रुपए है। केक के उत्पादन की जो लागत है 9 रुपए है। तो रमेश 100 रुपए का बेचता है, तो इसका मतलब क्या है बताना आप। 100 रुपए का बेचता है तो इस पर कितने रुपए का कर लगा, कर कितने का है इस पे, तो 91 का है, 91 रुपए का है ना। हाँ, तो इस तरीका से याद रखेंगे इसे, ठीक है। हाँ, तो इसे इसी तरीका से याद रखेंगे। अब आपको लिखना है NFIA, NFIA लिखना, इसको आपको लिखना है। मैंने आपसे बोला था, मैं आपको बताऊंगा NFIA क्या होता है, ये लिखेंगे इसमें। अब आप लिखेंगे NFIA। NFIA का जो फुल फॉर्म है वो आपने लिखा, NFIA का जो फुल फॉर्म है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से जो भी लोग यहाँ रह करके कमा रहे हैं प्लस भारत के जो नागरिक जो विदेशों में रहकर कमा रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस आप निकाल दीजिएगा तो आपको NFIA मिल जाएगा। समझ गए आप। हाँ, बस इतना ही है। और एक बात ये याद रखना है कि जो अपना GNP जो है, GNP को कैलकुलेट करने का ये एक मुख्य साधन है। बस दो बात याद रखना है, NFIA की फुल फॉर्म क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है, और तीसरा है कि ये किसको कैलकुलेट करने का मुख्य साधन है। 3 बातें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, इससे इधर जाकर के नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, अब आप लिखेंगे मूल्य, हाँ लिखेंगे वर्तमान मूल्य बनाम स्थिर मूल्य। आपने डिबेट भी देखा होगा 2014-15 में बहुत डिबेट होती थी, क्योंकि सरकार जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा करके दिखाने के लिए बेस ईयर चेंज कर रही है, और बेस ईयर चेंज करने से किस तरीका से जो हमारा जो जीडीपी का दर है वो बढ़ जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तब आप अभी लिखेंगे वर्तमान मूल्य बनाम स्थिर मूल्य। वर्तमान मूल्य बनाम स्थिर मूल्य, ठीक है। यानी कि करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस, है ना। हाँ, करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस। अब यहां पे आप लिखेंगे पहले वर्तमान मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन उनके उत्पादन के वर्ष की कीमत पर किया जाता है। आप समझ गए। आप यहां पर जो वस्तुएं हैं और उनके सेवाओं का जो मूल्य का उत्पादन है वो वर्ष, जिस वर्ष में वो उत्पादन हुई थी उसी वर्ष के आधार पर किया जाता है, ठीक है, कीमत पर किया जाता है। हाँ, दूसरा लिखेंगे बी पॉइंट लिखेंगे, ये आपने लिख लिया। लिखेंगे आप वास्तविक लेन देन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है इसका वर्तमान मूल्य का। हाँ, स्थिर, हाँ वर्तमान मूल्य पर जीडीपी हमें नॉमिनल जीडीपी देता है। वर्तमान मूल्य पर जब हम निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जबकि जब हम उसका एक कांस्टेंट या बेस प्राइस पर निकालते हैं तब उसे हम बोलते हैं रियल जीडीपी। हाँ, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी हमें नॉमिनल जीडीपी देता है, वर्तमान मूल्य पर हम निकालते हैं। स्थिर मूल्य पर देखेंगे, ये हमने क्या देख लिया वर्तमान मूल्य पर। अब स्थिर मूल्य पर देखेंगे, ठीक है। यहां से क्या है कि जो इन्फ्लेशन आएगा वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वर्तमान जो हम स्थिर मूल्य पर देखते हैं, यानी कि कांस्टेंट या फिर बेस प्राइस पर लिखना। वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन आधार वर्ष मूल्य पर किया जाता है। एक वर्ष रख दिया
कि भाई हम 2015 के अकॉर्डिंग करेंगे, 2010 के अकॉर्डिंग करेंगे, 12 के अकॉर्डिंग करेंगे। अब 2011 से या 15 से आज का जो वर्तमान टाइम है 2023, उससे अब तक कितना जो है इन्फ्लेशन रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे आपको रियल जीडीपी निकल के आएगा, वास्तविक जीडीपी निकल के आएगा। आप समझ लेना इसे, दोनों में अंतर क्या है। नॉमिनल जीडीपी में एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट किसका है, यानी कि हो सकता है वो एडजस्टमेंट किसका हो, इन्फ्लेशन का हो, वो नहीं है। जबकि आप जब रियल जीडीपी निकालते हैं तो उसका एक बेस ईयर लेते हैं, तो बेस ईयर से अब तक कितना जो है मूल्य में वृद्धि हुआ है उसके में, उसे बोलते हैं वस्तु के जो मूल्य में वृद्धि हुआ है वो क्या है, उसका इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही हम निकालते हैं क्या, वास्तविक मूल्य। अब लिखेंगे आप, हाँ, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आधार वर्ष के आधार पर होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, आर्थिक विकास का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास का अनुमान लगाने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी हमें वास्तविक जीडीपी देता है। स्थिर मूल्य पर आप निकालते हैं तो एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, तो वो हमें क्या देगा, वास्तविक। तो यहीं पर आप इसे छोड़ेंगे। अब आप इसमें लिखेंगे नॉमिनल, यानी कि नॉमिनल जीडीपी, यानी कि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद। नॉमिनल जीडीपी ABC करके कैपिटल बी में लिख लेना, नॉमिनल ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल या नाम मात्र सकल उत्पाद लिखेंगे। नाम मात्र सकल उत्पाद या फिर नॉमिनल, हाँ, सकल उत्पाद लिखेंगे, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, इसमें आप पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी है जिसकी गणना मौजूदा बाजार मूल्य पर की जाती है। मौजूदा बाजार मूल्य, मैंने आपको बता दिया क्या है मौजूदा, क्या एडजस्टमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। लिखेंगे नॉमिनल जीडीपी बाजार मूल्य में उन सभी परिवर्तनों का शामिल करेगा। नॉमिनल जीडीपी बाजार मूल्य में उन सभी परिवर्तनों को शामिल करेगा जो चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति या अपस्फीति के कारण हुए हैं। जो चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति या अपस्फीति का कारण हुए हैं चालू वर्ष में, ठीक है। हाँ, चूंकि नॉमिनल जीडीपी को मौजूदा कीमतों पर मापा जाता है, चूंकि नॉमिनल जीडीपी को मौजूदा कीमतों में मापा जाता है, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी, इसलिए नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, न कि उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में वृद्धि। समझ गए आप। तो यानी कि जो भी उनके इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है उस वजह से क्या दिखा देगा, वो अर्थव्यवस्था में वृद्धि दिखा देगा। लेकिन वो क्या रियल वृद्धि है, नहीं, वो रियल वृद्धि नहीं है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। वहां पे इन्फ्लेशन उसके साथ ही आ गया है, यानी कि वस्तुओं की जो कीमत बढ़ी है उसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ी है, ऐसा दिखाएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि जो मेन फैक्टर है, क्या होना चाहिए कि जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और उनके संख्या के साथ में जब उनका मूल्य बढ़ेगा, भाई कम वस्तु है तो उसका कुछ एक ओवरऑल मूल्य रहा होगा। अगर 1 लीटर दूध है उसकी 50 रुपए कीमत है, 2 लीटर दूध है तो 100 रुपए, तो 2 लीटर दूध के वजह से 100 रुपए होने चाहिए, ये नहीं कि दूध की कमी की वजह से 100 रुपए मूल्य हो गया 1 लीटर दूध का। समझ रहे हैं आप मेरी बात में। हाँ, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आपकी जो जिसे कहते हैं कि फॉल्स इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, यानी कि ये क्या है, स्यूडोरिज्म, आप समझते हैं ना, जो है नहीं दिखता है, तो ये हो नहीं रही है वृद्धि, बल्कि क्या हो रही है, यानी कि प्राइस इंक्रीज की वजह से ही क्या हो रही है, इकोनॉमिक वृद्धि दर हो रही है। अगर हम क्या करते हैं, वो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। वो जो इन्फ्लेशन हुआ इसे एडजस्ट करते हैं तो क्या हो गया, वो 50 रुपए हो गया ना। अगर वो 50 ही रुपए है तो इसका मतलब वृद्धि कहां हुई है। बस यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर आप जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते। अगर हम इसी के ऊपर नापते हैं जीडीपी वृद्धि दर, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाती है, तीसरी शायद बनती है, क्योंकि पहले पे रहता है चाइना, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत रहता है। अगर हम करते हैं रियल जीडीपी पे तो 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, मैंने जैसा आपको बताया, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। अब लिखेंगे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, लिखेंगे बी पे लिखेंगे वास्तविक
सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। हाँ, एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर चूक गए ना तो चूक गए। फिर जो आज आप चूक गए ना यहां से, तो फिर चूक गए। फिर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको समझा सकता हूं ना, जितने बेस से ले जाकर के, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आपको एक एक, और मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट की नहीं, मैं पूरी इकोनॉमिक्स को आपको इसी तरीका से बेसिक से लेकर के समझाऊंगा। पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे और की टर्म में, या फिर आपको क्या है, फ्लो चार्ट्स बना करके आप चलेंगे। बस यही आपको करना, अभी से आदत बनानी है। नोट्स लिखने से आपको क्या होगा कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा भी दूं, पहले तो बहुत ज्यादा फिजिबल वो होगी नहीं। पीडीएफ का खेल बहुत हो चुका है, मैं वो खेल और नहीं खेलना चाहता, क्योंकि दुनिया आपके साथ वो खेल ही रही है। मैंने उन्हीं के लिए छोड़ दिया कि भाई आप खेलो, ठीक है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर हाथ से लिखते हैं तो आपकी रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होती है, बशर्ते इसके कि जब आपको पीडीएफ दी जाए। पीडीएफ से तो कुछ आपको लगा ही नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं क्लास की तरह। इसीलिए जो हमारा जो परंपरागत सिस्टम है क्लास में जाकर के पढ़ने का, तो कोरोना उसे नहीं तोड़ पाया। आपने देखा ना, क्यों नहीं तोड़ पाया? क्योंकि अगर आपको हम देखें तो जो क्लास में वो लिखाते हैं, 1 to 1 जो लिखाते हैं, वो उसकी अलग ही बात होती है। अलग बात क्या है कि रिटेंशन ज्यादा है, आपको लिखते लिखते बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, अच्छा ऐसा क्यों नहीं तो ऐसा क्यों है। जब आप उसे लिख लेंगे तो लिखने के साथ ही आपके मन में क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और वही जो प्रश्न है, वही जो जिज्ञासा है, आपको अपने टीचर से पूछना है। जब मैं लाइव क्लास लिया करूंगा आपके डाउट सेशन का हर संडे, तब आप मेरे साथ उन्हें शेयर करें, मैं उनके आपको जो भी जवाब होंगे वो मैं आपको दूंगा। अब आप आगे लिखेंगे वास्तविक जीडीपी, लिखेंगे वास्तविक जीडीपी वह जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी वह जीडीपी है बाजार मूल्यों पर की जाती है, जिसकी गणना आधार वर्ष के आधार पर की जाती है। तो एक बेस ईयर हमने ले लिया, उस बेस ईयर के आधार पर हम जीडीपी की गणना करेंगे, वही होगी आपकी रियल जीडीपी। लिखना, हम 2 वर्षों के बीच सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना कर रहे हैं। अगर हम 2 वर्षों के बीच सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण नॉमिनल जीडीपी वृद्धि को कम करके आंका जा सकता है। क्यों आंका जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है, उसके अंदर अभी इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट हमने नहीं किया है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन द रियल जीडीपी। ओके, हाँ, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो ये सही हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है हमेशा वो जो आपकी रियल जीडीपी है उससे ज्यादा होगी, तो यस, ये बात सही है। आगे देखेंगे, लिखेंगे अर्थशास्त्री एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जीडीपी की तुलना करते समय, एक अर्थशास्त्री एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जीडीपी की तुलना करते समय या गणना करते समय एक आधार वर्ष के रूप में वस्तु की कीमत का उपयोग करता है। लिखना, अगर 2011 को आधार वर्ष के रूप में चुना गया तो 2020 के लिए वास्तविक जीडीपी की गणना 2020 में खरीदी गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को लेकर 2020 में खरीदी गई सभी वस्तु और सेवाओं की मात्रा को लेकर उनकी 2011 की कीमतों से गुणा करके आंकी जाती है। हाँ, ठीक है। जैसे नॉमिनल जीडीपी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। हाँ, अगर ये आता है तो ये आप इसे सामान्य से सही लेकर के चलेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप ये देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखते हैं तो ये सही नहीं है, लेकिन भारत के अंदर हमेशा सही है। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, कि भारत के लिए सही है और अन्य देशों के लिए मे भी हो सकता है या नहीं हो सकता। खास करके जो भी विकासशील देश होते हैं उनके लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन होगी हमेशा वास्तविक जीडीपी के। क्यों होगी ऐसा? चमत्कार है क्या ये? नहीं, चमत्कार नहीं है, क्योंकि जो भी विकासशील देश होते हैं वो अभी अपने विकास के सैचुरेशन पे तो गए नहीं है।
अगर वो सैचुरेशन पर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, विकसित देश हो जाएंगे। तो विकासशील देश के अंदर डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, याद रखना। यानी कि डिमांड ज्यादा होगी, आपूर्ति होती नहीं है, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं उनके पास में प्रोडक्शन के जो कारक होते हैं वो वैसे ही कम होते हैं। अगर आपकी मांग ज्यादा है, आप उसकी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। सीधी सी बात है। क्यों? वस्तु की जो मांग है वो बढ़ी है, इसका मतलब वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाएगा, और बाजार मूल्य अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन है, वास्तविक जीडीपी से ज्यादा। जबकि अन्य जो देश होते हैं वहां में भी ये सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर्स क्या होते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर्स क्या होते हैं, अपस्फीति कारक बोलते हैं। जीडीपी अपस्फीति कारक, अपस्फीति कारक, इसके लिए क्या बोलते हैं, डिफ्लेटर। अपस्फीति कारक के लिए क्या बोलेंगे, डिफ्लेटर। ये क्या होता है लिखेंगे इसमें, जीडीपी डिफ्लेटर्स क्या होते हैं। जीडीपी अब अपस्फीति कारक, अपस्फीति कारक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापता है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापता है। यानी कि जीडीपी में कितने बदलाव या मूल्य स्तर में बदलाव हुआ है ये नापता है। जीडीपी में कितना बदलाव हुआ है ये कौन मापता है, जीडीपी डिफ्लेटर्स, ठीक है। हाँ, इसकी गणना नॉमिनल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके इसकी गणना, जीडीपी डिफ्लेटर का गणना आपको करना है। तो क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, वास्तविक जीडीपी से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जीडीपी नॉमिनल, और यहां पे लिखेंगे जीडीपी रियल, और मल्टीप्लाई 100। समझ गए आप, ये हो गया, ये फॉर्मूला है। तो आपसे आता है तो आप इसे, इस पर प्रश्न आता है तो आप निकाल लेंगे, इसे में भी आ सकता है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक को एक रूपांतरण के रूप में, जीडीपी अपस्फीति कारक को एक रूपांतरण कारक के रूप में देखा जाता है जो वास्तविक जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में बदल देता है, जो वास्तविक जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में बदल देता है। नेक्स्ट लिखेंगे, हमने आज आपको जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी ये होती क्या है, कारक कोस्ट क्या होती है, फैक्टर कोस्ट क्या होती है, बाजार मूल्य क्या होते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस आपको बताए हमने। इसी तरीका के कुछ कंसेप्ट्स पर हमने यहाँ पे चर्चा की, आपको मैंने लिखाया भी इसे, आपने लिखा होगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद भी है, और ऐसा आपको करना भी चाहिए, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आय क्या है, आय के सोर्सेस क्या है, आय होती क्या है, इस कौन कौन किस टाइप की आय होती हैं, जैसे सांकेतिक आय, वास्तविक आय, प्रोज्य आय, है नी, इस तरीका से। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।